So hello guys, today we discuss about the nucleophilic substitution reactions, and today our topic is basically SN1 reaction and then followed by SN2 reaction and then followed by SNI. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो तीन बेसिक मैकेनिज्म पे और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है। मान लो आपके पास कोई भी सबस्ट्रेट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा R और यहाँ पे एक ग्रुप लगाया, इसके साथ मैंने कोई भी एल्काइल ग्रुप पे यहाँ पे लगाया, मैंने एक लीविंग ग्रुप लगाया Lg। इस सबस्ट्रेट को आपने रिएक्ट किया न्यूक्लियोफाइल से, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा ये कि यहाँ पे अगर रिएक्शन प्रोसीड करें तो हमारे पास यहाँ से लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा और इसकी जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे आएगा न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका R न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस यहाँ से लिविंग ग्रुप लेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, जब एक न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है तो ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे इसको जो इनकमिंग ग्रुप है उसको हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, इसको हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और जो लिविंग ग्रुप यहाँ पे डिपार्ट हुआ उसको हम यहाँ पे लिविंग ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आपको और याद रखनी है, वो क्या है हमारे पास कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफ्यूग। और न्यूक्लियोफ्यूग का जो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है वो वीकर होता है, इट इज़ ऑफ वीकर टाइप एज कंपेयर टू द न्यूक्लियोफाइल विच इज़ ऑफ स्ट्रॉन्गर टाइप। तो मतलब एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, और जब भी एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हमारे पास तीन मैकेनिज्म ऑपरेट होते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म हमारे पास SN1, SN2 एंड देन SNI। SN1 स्टैंड करता है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन के लिए, दिस इज फॉर यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, दिस इज स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। SN2 स्टैंड करता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड, it is standing for your bimolecular substitution, और SNI करता है यहाँ पे, it is called, we can say, nucleophilic substitution, and then we can say it is of a type of internal substitution। अब थोड़ा सा आपको मैं स्टार्टिंग में बता दूं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये याद रखना इसका रेट क्या होगा यहाँ पे? तो इसका रेट होगा हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर, SN1 का फर्स्ट ऑर्डर, SN2 का यहाँ पे 2 लिखा है तो आप थोड़ा सा याद रखिए, इसका रेट होगा हमारे पास सेकंड ऑर्डर, और जो SNI होती है दैट इज इंटरनल, इसका रेट होगा हमारे पास, तो इसका रेट आपको लोगों को पता ही नहीं है, अगर जिसको पता है वेल एंड गुड, इसका भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। तो आप सोच रहे हैं कि भाई SN2 में SN1 में क्या फ़र्क है, SNI में क्या फ़र्क है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा फ़र्क बता दूं कि SN2 में अगर आप सेकंड ऑर्डर प्रोसीड कर रहे हो तो यहाँ पे होती है इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री, यहाँ पे होती है इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। और अगर आप SNI से इंटरनल से प्रोसीड कर रहे हो तो यहाँ पे मैक्सिमम रहती है हमारे पास रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री। और पहले केस में क्या होता है ये भी आपको बता दूं, SN1 में होती है हमारे पास रेसिमाइजेशन। ये हम सारे कॉन्सेप्ट आगे डील करेंगे, बट आपको एक जर्नल सा व्यू बताया मैंने कि अगर हमारे पास SN1 रिएक्शन है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर है, SN2 इसमें आपका सेकंड ऑर्डर है, और SNI में आपका भी सेकंड ऑर्डर है। बट फ़र्क क्या यहाँ पे ब्रॉडली बात करें SN2 की तो इसमें इन्वर्जन हो रही है, और SNI की इसमें हमारे पास रिटेंशन हो रही है। अब हम वन बाय वन को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये मैकेनिज्म क्या है, SN1 क्या है, SN2 क्या है, SNI क्या है। तो आज के एपिसोड में हमारे पास जो टॉपिक है वो आपके मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, और ये टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है JKPS एग्जाम के लिए। तो इस टॉपिक में आप स्टे ऑफ कीजिएगा और आपको पूरा बताया जाए टॉपिक के बारे में। तो लेट अस प्रोसीड विथ फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज कॉल्ड
SN1 मैकेनिज्म। पहले बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की मैं बात करूं तो कुछ पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, इस मैकेनिज्म का रेट क्या है। तो इसका रेट जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, इसका रेट है फर्स्ट ऑर्डर। इसका रेट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इसकी केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब वो कैसे होगा, वो किसके बराबर होगा, अभी दिखाते हैं। नंबर 2 पॉइंट, ये मैकेनिज्म हमारे पास 2 स्टेप मैकेनिज्म है। इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, अब पहला स्टेप कौन सा है, तो पहला स्टेप है हमारे पास जिसको हम बोलेंगे स्टेप नंबर 1 इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है हमारे पास पहले स्टेप में वी गेट कार्बोकैटाइन। इसमें क्या बनता है, इसमें कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या, तो सेकंड स्टेप कोई पूछे यहाँ पे तो वह है भाई हमारे पास सेकंड स्टेप में इट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वी कैन से। तो यहाँ पे याद रखना, इट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है सेकंड स्टेप में। तो मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूक्लियोफाइल वेरी लेस इंपॉर्टेंट है। वो क्यों बताते हैं यहाँ पे, तो लेट अस टेक एग्जांपल। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो बात हो रही हमारे पास यहाँ पे SN1 की और बात हो रही है SN1 पूरे मैकेनिज्म की। तो इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि भाई ये है क्या, इसमें बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे दिखाएं तो मैंने जैसे कहा कि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप की बात की। सो रिमेंबर फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड आयोनाइजेशन, जिसमें बनेगा कार्बोकैटाइन। सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द फर्स्ट क्रिएटेड कार्बोकैटाइन। तो भाई अगर स्टेप 1 की बात करें तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक सबस्ट्रेट लेते हैं। ये हमारे पास सबस्ट्रेट रहा एक। तो इस सबस्ट्रेट में एक लिविंग ग्रुप लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टेप हमारे पास रिवर्सिबल स्टेप होगा और स्लो स्टेप होगा। और रिएक्शन का हर कोई स्लो स्टेप क्या होता है, इट इज बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या होगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा, कंपाउंड हमारे पास आयोनाइज करेगा और क्या बनाएगा, सबसे पहले स्टेप में बनाएगा यहाँ पे ये कार्बोकैटाइन। सो वेरी फर्स्ट स्टेप में बन गया हमारे पास क्या, कार्बोकैटाइन, प्लस यहाँ से निकलेगा लिविंग ग्रुप विद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सो पहले स्टेप में हमारे पास क्या बनता है, दैट इज वी गेट कार्बोकैटाइन। तो पहला पॉइंट याद रखना है। अब स्टेप 2 क्या, भी जो कार्बोकैटाइन बनता है हमारे पास फर्स्ट स्टेप में, तो ये रहा आपका कार्बोकैटाइन, पहले स्टेप का कार्बोकैटाइन बना हुआ है। इस कार्बोकैटाइन पे अटैक करेगा नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के पास 2 चॉइस है, या तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे फ्रंट साइड से या फिर ये अटैक करे बैक साइड से। इसके पास 2 चांसेस हैं। अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करता है तो क्या बनेगा, अगर देखो ये फ्रंट साइड से अटैक करता है तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से बनेगा हमारे पास, ये ग्रुप्स हमारे पास हैं। तो अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस करके खुद यहाँ पे जुड़ जाएगा। पहली बात यहाँ पे। दूसरी बात, हो सकता है ये बैक साइड से अटैक करेगा। अगर ये बैक साइड से अटैक करता है तो ज्योमेट्री रिवर्स होती है और कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे होती है इन्वर्जन। ठीक है, तो अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो रिटेंशन होगी और अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगी, और इसको बोलेंगे रिटेंशन।
मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा है, और दोनों का परसेंटेज ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन में क्या होता है, अगर मान लो ये रोटेट कर रहा है, रिटेंशन वाला लेफ्ट से रोटेट कर रहा है राइट की तरफ, ये रोटेट कर रहा है लेफ्ट की तरफ, तो रेसिमाइजेशन में क्या होता है, द कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ये क्यों, तो याद रखना, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन, मतलब एक्सटर्नल कैंसलिंग आउट ऑफ द रोटेशंस। तो ये हो गया भी आपका। तो यहाँ पे ये मिक्सचर जो बनेगा हमारे पास यहाँ पे, अगर मान लो आपका स्टार्टिंग सबस्ट्रेट आर है, अगर लेट्स से ये आर है तो ये भी आर होगा, तो रिटेंशन हो गई यहाँ पे। अगर इसने ज्योमेट्री ऑपोजिट की, लेट्स से यहाँ पे एस बना, तो ये भी आपका इन्वर्ट करके ज्योमेट्री चेंज करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे बता सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हमें इसको आर या एस से रेजोनेट नहीं करना, बट यहाँ पे आपका एक्सटर्नल कंपनसेशन होकर यहाँ पे इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बना रहा है। तो ये भी पहली बात। तो सबसे पहले मैंने बात की यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। अब दूसरा टास्क हमारे पास, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, उस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट ही टेक पार्ट कर रहा है केमिकल रिएक्शन चेंज में, इसलिए रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, और ये डिपेंड करेगा हमारे पास किसके ऊपर, इट विल डिपेंड ओनली एंड ओनली सबस्ट्रेट, नॉट द न्यूक्लियोफाइल, हेंस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गया हमारे पास पहला स्टेप। अब दूसरी बात करें यहाँ पे, देन वी कम टू नेक्स्ट पोर्शन। तो पहले तो हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया। अब इस रिएक्शन में जो हमने बताया कि रेसमिक मिक्सचर हमारे पास क्यों होगा, क्यों होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और क्यों होगा, बिकॉज एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहे हैं। अगर एक का डायरेक्शन मान लो क्लॉकवाइज है, दूसरे का होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली बात ये होगी। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, दो स्टेप भी होगी। नंबर 2 पॉइंट, SN1 रिएक्शन मैक्सिमम कहाँ मिलेगी, टर्शरी सबस्ट्रेट में। उसके बाद कहाँ मिलेगी, सेकेंडरी सबस्ट्रेट में। देन अवर्स वो कहाँ मिलेगी, प्राइमरी सबस्ट्रेट में। फिर वो मिल सकती है यहाँ पे मिले आपको CH3X बॉन्ड में, या फिर आपको मिले विनाइल हैलाइड्स में, विनाइलिक हैलाइड्स में। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, हैलाइड यहाँ पे मिल सकती है। तो मतलब ये टर्शरी में ज़्यादा मिलती है। अब टर्शरी में ज़्यादा क्यों मिलती है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे बात करें, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस। तो ये आपका यहाँ तक मैंने बता दिया। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी, तो हमने कहा इसका ऑर्डर क्या भी यहाँ पे, तो ये है टर्शरी, देन सेकेंडरी, उसके बाद हमारे पास आ रहा प्राइमरी। फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे भी कोई भी मिथाइल हैलाइड वगैरह, मिथाइल हैलाइड वगैरह, फिर लिखते हो यहाँ पे विनाइल वगैरह, विनाइलिक हैलाइड वगैरह। तो ये हमने बताया ऑर्डर भी। तो इसमें ये मतलब मोस्ट प्रेफर करती है। अब टर्शरी क्यों, देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना था, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास टर्शरी कार्बोकैटायन जो होता है, जब इसका हम आयोनाइज करेंगे तो ये बनाएगा टर्शरी कार्बोकैटायन, और टर्शरी कार्बोकैटायंस आर मोर एंड मोर स्टेबल, दे आर मोस्ट स्टेबल। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन, उतना ही हमारे पास SN1 मैकेनिज्म। ये क्लियर आपको। हाँ, अगर किसी केस में सेकेंडरी बन रहा है या फिर आपका वहाँ पे प्राइमरी बन रहा है, तो वहाँ पे रिअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकती है। इसका भी एग्जांपल हम आपको बताएंगे कि उधर वहाँ पे रिअरेंजमेंट भी पॉसिबल हो सकती है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इस केस में तो ये रहा भी आपका ऑर्डर, किसका ऑर्डर, ये रहा आपका SN1 का ऑर्डर। नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। यहाँ पे रीअरेंजमेंट इज
पॉसिबल। वो क्यों पॉसिबल? अगर किसी केस में मान लो प्राइमरी कार्बोकैटायन बन गया है तो चांसेस है वहाँ पे सेकेंडरी बनने के, तो रिअरेंज हो सकता है। और अगर यहाँ पे रिअरेंज हो रहा है, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, एक रिएक्शन आती है जिसको बोलते हैं वैगनर रिएक्शन, ठीक है। तो वैगनर मीरवेन रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे एक मिथाइल या फिर हमारे पास बेसिकली हाइड्राइड शिफ्ट होती है। तो उसके केस में जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे भी, तो मेरे पास सपोज कंपाउंड है यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे लिया भी मैंने क्या, CH2 और Br। इसको मैंने ट्रीट किया एक KH से, और KH यहाँ पे क्या भी, तो आई एम यूजिंग हियर KH एक्वस KH। तो बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। तो पहले स्टेप में आप देख सकते हो यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, तो इसको स्टेप वाइज ही बताऊंगा। ब्रोमीन निकला तो एक कार्बोकैटायन बना यहाँ पे, ये बना भाई यहाँ पे कार्बोकैटायन, ये बना यहाँ पे कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन कौन सा, ये 1 डिग्री है। अगर ये कार्बोकैटायन रिअरेंज करता है तो रिअरेंजमेंट कैसे करेगा, लेट अस सी। तो यहाँ से मिथाइल ग्रुप इसके एडसेंट कार्बन से शिफ्ट करेगा, इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, एंड दिस शिफ्ट ऑफ कार्बोकैटायन will change the nature of the carbocation. So we get CH3C पॉजिटिव चार्ज, CH2 के साथ में क्या आ गया, अब CH3 आ गया, और यहाँ पे तो एक कार्बन है। सो दिस विल टर्न द प्राइमरी कार्बोकैटायन इनटू टर्शरी कार्बोकैटायन, ये बन गया। अभी टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। वो जो अरेंजमेंट हमारे पास हुआ 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इसको बोलते हैं वैगनर मीरवन अरेंजमेंट, ठीक है भैया। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा था। अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे OH आएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा ये कंपाउंड CH3 CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे जुड़ेगा आपका OH, ठीक है। तो ये बन गया आपका। सो ये आपका बनता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट बनता है, और जो मेजर होगा, हाँ यहाँ पे ये मेजर होगा। अच्छा यहाँ पे माइनर भी बन सकता है, नॉर्मल वे से भी बन सकता है। नॉर्मल वे में क्या होगा हमारे पास, तो अगर नॉर्मल वे की बात करें तो यहाँ पे जो आपका Br है वहाँ पे OH भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस बनेगा CH3 CH3 यहाँ पे, उसके बाद CH3 यहाँ पे, इधर CH2 और OH, तो ये बनेगा आपका माइनर। तो मोस्टली यहाँ पे रिअरेंज प्रोडक्ट अपीयर होते हैं। तो ये आपका भी अरेंजमेंट, हाँ तो इस तरह से हर जगह पे आपका रिअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो भाई ये भी याद रखना, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे रिअरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा है यहाँ पे। तो ये थी भाई SN1 की बात, जहाँ पे की मैंने कि इसमें अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब उसके बाद द सेकेंड पॉइंट यू रिमेंबर इन SN1 इज दैट, तो कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। अभी तो 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आते हैं यहाँ पे, देखो मैं इसलिए मटा रहा हूँ यहाँ पे कि जब मैं इसको आगे शिफ्ट करता हूँ थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो मेरी कोशिश है कि जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और ये नोट्स आपके वैसे भी लेक्चर में आप इसको देख सकते हो। अब फोर्थ पॉइंट क्या याद रखना आपने, तो फोर्थ पॉइंट अभी किसका चल रहा है, अभी चल रहा है SN1 का ही चल रहा है फोर्थ पॉइंट। अब यहाँ पे रिएक्शन में हमें न्यूक्लियोफाइल इज नॉट सिग्निफिकेंट, बताओ भी क्यों, तो ऐसा क्यों भी सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, क्योंकि भी रेट डिटरमाइन स्टेप में तो यूज़ हुआ नहीं, तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मतलब हम लगा सकते हैं यहाँ पे पोर न्यूक्लियोफाइल, वी कैन अप्लाई हियर पोर न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल, एंड एट द सेम टाइम वी नीड लो कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। सो ये रिमेंबर रखना आपको। अच्छा सॉल्वेंट चाहिए भी आयनाइज करने के लिए, तो सॉल्वेंट का यूज़ क्या होगा यहाँ पे, तो हेयर वी यूज़ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हेयर वी यूज़ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एंड बाय द वे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या आएगा, प्रोटिक में जो प्रोटॉन देने वाले हैं, जिसे इसमें वाटर भी आ सकता है,
क्योंकि वाटर में भी प्रोटॉन आते हैं। इसमें एल्कोहल भी आता है, एल्कोहल भी प्रोटॉनिक होता है, ठीक है। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो जहाँ पे आपका इसमें आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में और भी आ सकता है, जहाँ पे आपका H पॉजिटिव आयन हो, इसमें आपका RSH भी आ सकता है, दिस इज थायोल। तो इसी तरह से और भी प्रोटिक सॉल्वेंट आ सकते हैं, और ये पोलर चाहिए भी हमें। पोलर का मतलब यहाँ पे ये है कि जब पोलर होगा तो चांसेस ऑफ द आयनेशन आर मैक्सिमम। तो ये था भी आपका SN1 मैकेनिज्म। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या आएगा। तो अगर इसका हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं तो ये देखिए भाई एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा इसका। यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी फ्री एनर्जी वर्सेस हम लेंगे यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एंड व्हाट यू सी हियर दैट द substrate HX and nucleophile react together. They first undergo in transition state 1, उसके बाद कार्बोकटाइन बनेगा, फिर एक और ट्रांजिशन स्टेट 2 आएगी, उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद बनेगा यहाँ पे आपका RNU प्लस, यहाँ से निकलेगा आपका X नेगेटिव, और यहाँ पे बीच में बनता है कार्बोकटाइन। इससे पहले एक बनती है TSC, मान लो हाइपोथेटिकल TS, इस बताइए यहाँ पे TS2 बनती है, और TS1 और 2 की जो एनर्जी वो ज़्यादा होती है, बट कार्बोकटाइन की एनर्जी ज़्यादा स्टेबल होती है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे बता दूँ, एक और कभी कभी ऐसे भी दिखा सकते हैं ग्राफ को। मान लो इसके नीचे एक और ग्राफ लिया मैंने, एक और ग्राफ लिया डॉटेड वाला, तो ये दिखाई मैंने ट्रांजिशन स्टेट, ये दिखाया मैंने एक और वी कैन से रिएक्शन डेट। तो यहाँ पे भी कोई R पॉजिटिव दिखा दिया, यहाँ पे आपका TS1 दिखा दिया, यहाँ पे आपका TS2 दिखा दिया। अब देखो दो कर्व है, इसमें जो कर्व हमारे पास आ रहा है ब्लैक वाला, ये फुल कर्व आ रहा जो, ठीक है। एक कर्व आ रहा आपका यहाँ पे थोड़ा, जिसको मैं दिखाया येलोश कलर से डार्क वाला। तो अगर कोई पूछे स्टेबल कार्बोकटाइन, तो अगर मैं सिंपल सा बोलूँ इसमें, ये हमारे पास मान लो अगर आपका सेकेंडरी कार्बोकटाइन बना था, तो ये बनेगा आपका टर्शरी कार्बोकटाइन। तो मतलब जो जितना आपका कर्व कार्बोकटाइन का कर्व नीचे होगा उतनी स्टेबिलिटी होगी। अगर मान लो आपके 3 कर्व हैं ऐसे, ये कर्व एक है, ये कर्व दूसरा है, ये कर्व तीसरा है, तो मैं आपको ये बोलूँ कि प्राइमरी कार्बोकटाइन का हो सकता है, सेकेंडरी का हो सकता है, टर्शरी का। तो जितना हमारे पास कर्व डाउन होगा और वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर कभी पूछे आपको तो याद रखना। तो कोई पूछे यहाँ पे, तो ये वाला आपका स्टेबल कर्व है एज कंपेयर टू द अपर कर्व, तो ये भी आप याद रख सकते हो। दूसरी बात, जितना कर्व नीचे हो, मान लो अगर ये आपका कर्व ऐसे बनाया उसने, 2 कर्व दिए उसने, ये कर्व दिए 2 उसने, और उसने कहा भी कि कौन सी रिएक्शन फास्टर है, तो याद रखना जिसका कर्व ज़्यादा वो रिएक्शन स्लो होती है, और जिसका कर्व कम वो रिएक्शन फास्ट होती है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात करें तो जो स्लो रिएक्शन है उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा भाई, वो ज़्यादा होता है, हाई होता है, और जो फास्ट रिएक्शन उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, वो हमारे पास लोअर होता है। तो इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है, हायर होती है। तो ये भी आपको कभी कभी डेटा में आपको पूछ सकता है भी ऐसा क्या बन सकता है। तो दिस इज बेसिकली योर SN रिएक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे, तो दूसरी जो रिएक्शन टाइप हमारे पास है वो आपकी है SN2, वो आपकी है SN2। तो अभी तक जो हमारे पास है मैं उसको यहाँ पे इरेज करता हूँ, डन। तो अब हम बात करें यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म की। देखो SN2 मैकेनिज्म हमारे पास क्या है। SN2 मैकेनिज्म हमारे पास एक सबसे पहले बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, जिसमें हमारे पास रेट क्या होगा, तो रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट, एक तो सबस्ट्रेट का, इसको RX लिख देता हूँ यहाँ पे कि पावर 1, और दूसरा यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल की भी बात करें, न्यूक्लियोफाइल इज इंपॉर्टेंट है, सो न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 1 + 1, इसकी बेसिकली सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स आएगी। अब इसमें दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये हमारे पास सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इट्स 1 स्टेप रिएक्शन, तो इट इज़ 1 स्टेप रिएक्शन। तीसरी बात यहाँ पे याद रखनी कि यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, बट यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बनता है
हाइपोथेटिकल स्पीशी बनती है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो मतलब ट्रू स्पीशीज आर नॉट फॉर्म्ड, दैट इज ट्रू स्पीशीज। ट्रू स्पीशीज में क्या आएगा, जैसे कार्बोकटाइन कुछ हो गया, आर नॉट फॉर्म्ड। ये सबने SN1 में बनाया था, कार्बोकटाइन वहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बने, यहाँ पे हाइपोथेटिकल ट्रांजिशन स्टेट होती है। और ट्रांजिशन स्टेट की होती है, अभी बताते हैं आपको। तो भाई सिंगल स्टेप बनता है। अब इसका फेवरेटिज्म कहाँ आता है, तो ये आता है अभी प्राइमरी सबस्ट्रेट में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आता है सेकेंडरी में, उसके बाद आता है टर्शरी में। तो टर्शरी में बहुत कम होता है ये, तो ये आपको याद रखने स्टेप्स यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारे पास स्ट्रॉन्ग चाहिए। अब खाली स्ट्रॉन्ग से काम नहीं चलेगा, और इसकी द कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड इज वेरी हाई। सॉल्वेंट टाइप, तो पीछे सॉल्वेंट पोलर था, और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे भी हमें पोलर ही चाहिए, बट वहाँ पे था प्रोटिक, यहाँ पे हमें चाहिए भी एप्रोटिक। अब पोलर एप्रोटी में क्या आएगा, जैसे हमारे पास हो गया एसीटोन आ सकता है हमारे पास पोलर एप्रोटिक में। और क्या आ सकता है भाई, यहाँ पे DMF आ सकता है। एंड व्हाट नेक्स्ट इज DMSO इज आल्सो हियर। तो ये आ सकते हैं भाई हमारे पास आपके सॉल्वेंट पोलर और एप्रोटिक। तो ये हो गया भाई आपका। अब इसका मैकेनिज्म बताते हैं। यहाँ पे देखो, ये वन स्टेप मैकेनिज्म है, तो इसमें आपको जनरली यहाँ पे जब भी बात की जाएगी वन स्टेप मैकेनिज्म की, तो उसमें क्या हो सकता भी, उसमें यही होगा कि हम बात करते हैं वन स्टेप मैकेनिज्म की। तो आते हैं वन स्टेप मैकेनिज्म पे। सो बात हो रही हमारे पास एक सबस्ट्रेट की। ये सबस्ट्रेट लिया हमने, यहाँ पे कुछ ग्रुप लिए, ये लेट्स से ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे रहे भी कुछ ग्रुप, ये रहा कब सपोज H, ये भी H, कोशिश करो मैं प्राइमरी की तरह इसको मोल्ड करने की। और यहाँ पे रहा आपका लीविंग ग्रुप। देखो पहले स्टेप में अगर हम इसको अटैक कराएंगे किसी न्यूक्लियोफाइल से, सपोज मैंने OH न्यूक्लियोफाइल लिया, फ्रंट साइड से अटैक करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, तो ये इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि बैक साइड से अटैक करे। तो जब बैक साइड से अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो फ्रंट साइड से अटैक किया नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे ये कार्बन है, ये बॉन्ड टूटने की शुरुआत पे आ जाएगी, और OH बैक साइड से जुड़ने पे होगा यहाँ पे। बाकी का स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये वेज पे H डैश पे, ये वेज सॉलिड पे H यहाँ पे दिखा देते हैं, और ये एक और H पे 3 H थे। तो ये बना आपका भी ट्रांजिशन स्टेट। बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, ट्रू स्पीशी है ही नहीं हमारे पास। और ट्रांजिशन स्टेट में देखो यहाँ पे, तो इसको हम देख सकते हैं इट इज़ पेंटावैलेंट बेसिकली, है ना। तो पहली बात है कार्बन की वैलेंसी भी यहाँ पे ओवरवैलेंट हो गई भी यहाँ पे। और इसमें क्या भी आपके 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 हमारे पास पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड है, जो एक कार्बन OH के साथ में और एक Lg के साथ में। अभी कंपाउंड अनस्टेबल है, ये फर्दर ब्रेक होगा। अच्छा यहाँ पे बात है, यहाँ पे पहला स्टेप जो है ये आपका स्लो स्टेप है, और एवरी स्लो स्टेप रिएक्शन इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब हमारे पास रिएक्शन स्टेप फास्ट होगा, कंपाउंड अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा, तो क्या होगा भाई, लिविंग ग्रुप जो है हमारे पास वो तो डिपार्ट हो जाएगा यहाँ से। रेस्ट अश्योर्ड इज हियर दैट ये जो ज्योमेट्री हमारे पास ये होगी रिवर्सिबल। OH आएगा बैक साइड पे, ये यहाँ पे रहा भाई H, ये रहा भाई वेज पे H, और ये रहा भाई वेज डैश पे H। तो अगर ये मॉलिक्यूल आपका सपोज R है, ये S होगा, मतलब ज्योमेट्री आपकी इन्वर्टर होगी, तो इसको बोलते भी इट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। और इसमें मैक्सिमम क्या होता है, इन्वर्जन। यहाँ पे रिटेंशन नहीं होती भाई, यहाँ पे बैक साइड से अटैक होता है, फ्रंट साइड से अटैक नहीं होता। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ पे बना रहा हूँ देखो। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ एनर्जी ले ली, एक तरफ मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्यों नहीं, ये भैया आपका न्यूक्लियोफाइल और एल्काइलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल ने रिएक्ट किया, एक हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और फिर बनेंगे हमारे पास क्या, यहाँ पे भी ये बनेगा RNU
प्लस यहाँ से निकलेगा X नेगेटिव, तो ये बनेगा आपका TS। तो ठीक है, इस TS को कभी हम ये भी दिखाते हैं ड्रैगर साइन से, मतलब इस तरह से दिखाते हैं इसको, तो इसको ये भी ऐसे दिखा सकते हैं। तो हो गया यहाँ पे मैकेनिज्म, तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें होती है इन्वर्जन, इसमें होती है हमारे पास इन्वर्जन। तो ये हो गया भी आपका सबस्ट्रेट का इफेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे बता दूं तो SN1 मैक्सिमम जो होती है वो कहाँ होती है, वो होती है हमारे पास आपके प्राइमरी सबस्ट्रेट में। कहाँ होती है? प्राइमरी सबस्ट्रेट में। तो ये आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो ये कहाँ पे फेल होती है? फेल होती है कहाँ पे? टर्शियरी में। टर्शियरी में बहुत कम होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं भाई, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज अबाउट SN2 की। मैं अगर बात करूं SN2 की मैं बात करूं तो भाई इसका नेजिपोराइड डायग्राम देख लिया। अब यहाँ पे कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है आपको, कहता भी परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन कितना होगा, परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन कितना होगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन निकालते हैं कैसे? परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल ऑफ ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल बनाए, इसी की बात करूँगा। सपोज अपॉन स्टार्ट में सपोज हमने हैलाइड रखा है, यहाँ पे एक्स हैलाइड है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भी? तो यहाँ पे परसेंटेज दैट ऑफ दी हैलाइड, और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हो गया भी आपका कितना परसेंटेज होगा इन्वर्जन का। और कब ये भी पूछेगा आपसे परसेंटेज ऑफ बैक साइड अटैक क्या होगा, ये भी निकाल सकते हैं यहाँ से। सो परसेंटेज ऑफ बैक साइड अटैक इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन, जो हमने पहले स्टेप में निकाला है, प्लस क्या करना है 1/2 ऑफ परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन। ठीक है, ये आपको हो गया डन यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर किसी रिएक्शन में मान लो अगर दोनों आ रहे हैं, रेसिमाइजेशन इन्वर्जन दोनों हो रहे हैं, तो वहाँ पे मिक्स्ड हो सकती है आपकी SN1 और SN2 आपकी मिक्स हो सकती है। तो भी ये क्वेश्चन याद रखना, यहाँ पे ये फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सो दिस फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन, परसेंटेज ऑफ बैक अटैक, तो कितना परसेंट आपको ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल है, और दैट ऑफ एल्कोहल LDR की परसेंटेज कितनी है, जो हेलोल्केन्स होंगे वहाँ पे मल्टीप्लाई 100। और अगर बैक साइड टैग निकालना तो परसेंटेज ऑफ इन्वर्जन जो अपने पहले स्टेप निकाली उसको निकालो, और हाफ ऑफ परसेंटेज ऑफ निकालो इसकी रेसिमाइजेशन की। नो कमिंग नेक्स्ट टू, तो ये था आपका SN2 अटैक। अब हम बात करेंगे यहाँ पे SNI की। तो जहाँ तक बात होती है हमारे पास SNI की, तो उस पर भी आता हूँ मैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे SNI की। सबसे पहले SNI क्या है? तो SNI बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल में क्या होता है यहाँ पे? अब बात करते हैं किसकी? इंटरनल की। इस रिएक्शन में सबसे पहले मैंने कहा था आपको रेट क्या है यहाँ पे। तो रेट बेसिकली यहाँ पे क्या भी, तो रेट इसका सेकंड ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या भी, कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर तो है, बट अभी हमने पढ़ा सेकंड ऑर्डर में SN2 में इन्वर्जन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे SNI जो है हमारे पास, इट फॉलोज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो देयर इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रही है यहाँ पे। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट को आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। नॉर्मल SN2 की तरह नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या आती है? तो एग्जांपल आती है यहाँ पे यू हैव डार्जन रिएक्शन। तो मैं सबस्ट्रेट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। पहले थोड़ा सा इसमें आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैंने ग्रुप लगाया एक फिनाइल, ठीक है, एक ग्रुप लगाया सपोज मिथाइल,
एक लगाया हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन और साथ में लिया एल पे एल्कोहल। अब जब इसको ट्रीट करें, किसके साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। ये आपने रिएक्शन पढ़ी है, 12th में पढ़ते हो आप ये। तो क्या देता भाई ये, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ये रिएक्शन आपको लग रही डार्जन है, तो इसमें आपने पढ़ा है कि भाई यहाँ पे फिनाइल का फिनाइल ही मिलेगा, सॉरी आपको यहाँ पे मिथाइल का मिथाइल ही मिलेगा, यहाँ पे H का H। तो OH रिप्लेस होगा किससे, Cl से, ये बना हुआ Cl। और क्या निकलता है यहाँ से, और निकलती है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस निकलता है HCl, और ये आपकी डार्जन रिएक्शन की तरह ही दिख रही है आपको, डार्जन ही है। तो यहाँ पे होती है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब इस केस में अगर ये SN2 है तो यहाँ पे क्या होता भी, देखो इसको अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे रिएक्शन सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रही है, जो आपका pH यहाँ पे लिखा हुआ है, CH लिखा है, एक मिथाइल ग्रुप है, और हमारे पास OH, इसकी पावर 1 होगी। एक होगी हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड के ऊपर, SOCl2 के ऊपर, इसकी पावर भी 1 होगी, तो टोटल 2 आएगी। अब यहाँ पे हमने लिखा इंटरनल, तो इंटरनल अटैक कैसे होता है वो बताते हैं। अब यहाँ पे इंटरनल अटैक क्या है भैया, इंटरनल अटैक क्या है यहाँ पे, देखो सबसे पहले सबस्ट्रेट को दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये सबस्ट्रेट अभी हमारे पास पीएच हो गया, यहाँ पे हो गया आपका मिथाइल हो गया, यहाँ पे आपका एच हो गया। तो बेसिकली सबसे पहले आपका इंटरनल अटैक क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ से अगर हम इसको रिएक्ट करें SOCl2 के साथ तो सबसे पहले HCl निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो अब इसका ऑक्सीजन इसके सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है, सल्फर की डबल बॉन्ड, और एक क्लोरीन बचेगा, एक तो चला जाएगा HCl के साथ, ये बना भाई यहाँ पे। अब बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो तो भाई क्या होता है हमारे पास, ये क्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा ये हो गया भाई। तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलने की तैयारी होगी, ये क्लोरीन यहाँ से इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, दिस इज कॉल्ड इंटरनल अटैक। तो क्या बना बताओ अभी यहाँ पे, ये कार्बन के साथ फिनाइल ग्रुप, देन यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, और इसके साथ जुड़ा क्लोरीन, प्लस यहाँ से क्या निकला, प्लस निकला यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो ये जो अटैक हुआ खुद इसको बोलते हैं इंटरनल अटैक। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको मैं बता दूं कि आपने मोस्टली 12th क्लास में क्या देखा है, आपने देखा एक रिएक्शन आपने की थी, अगर आपको याद होगा, आपने बताया था कि ROH को अटैक करें किसके साथ, हम SOCl2 के साथ अटैक करा रहे हैं, और ये दे रहा जनाब हमारे पास क्या दे रहा था, RCl दे रहा था, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा था, और प्लस HCl दे रहा था। इसको बोलते थे आप डार्क रिएक्शन, बट यहाँ पे आप लगाते तो याद होगा आपको, पिरिडीन लगाते थे, एक बेस लगाते थे। बट किसी ने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ पे रिएक्शन कौन सी है, SNI चल रही है, और अगर यहाँ पे SNI चल रही है, 2 चल रही है, ये आपको नहीं बताया किसी ने। तो अगर आपने पिरिडीन यहाँ पे हटा दिया तो ये सुनो यहाँ पे, इन एब्सेंस ऑफ पिरिडीन, तो क्या होगा भाई यहाँ पे, ये फॉलो करेगी SNI मैकेनिज्म, ठीक है भाई यहाँ पे। बट इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन ये फॉलो करेगी नॉर्मल SN2 मैकेनिज्म, ये फॉलो करेगी नॉर्मल SN2 मैकेनिज्म। तो देखो क्या होता है कि जब पिरिडीन लगाते हैं तो व्हाट हैपन इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, in presence of pyridine. So in presence of pyridine, you know that there we follow a normal SN2 mechanism, जिसमें क्या होगी, जिसमें अगेन हमारे पास रिटेंशन ना होके इनवर्जन होगी भाई यहाँ पे। तो दिस इज फॉलोइंग का इनवर्जन। तो क्या होता है यहाँ पे दिखाते हैं सबस्ट्रेट, ये भी फिनाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये आपका H, और यहाँ पे आपका OH, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कंबाइन करेगा इस SOCl2 के साथ, तो पहले HCl निकालते, कंपाउंड बनता है, यहाँ पे भी क्या बनता है, PH, C, मिथाइल, H, और ये बनता भी आपका कंपाउंड यहाँ पे, ऐसे दिखा दिया। अब अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आपका Cl नेगेटिव निकल जाता है,
Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आ जाता है यहाँ से, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ से। मैं इसको न्यूक्लियोफाइल को दिखा देता हूँ कि भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ से, Cl नेगेटिव कहाँ से करेगा, बैक से अटैक करेगा, ये बैक से अटैक कर रहा है। ठीक, इसने बैक से अटैक किया तो क्या होगा भाई यहाँ पे, तो देखो भाई ये बनेगा हमारे पास, तो Cl बैक से आया, किस पे अटैक कर रहा है, कार्बन पे। कार्बन के साथ क्या है, फिनाइल है और एक मिथाइल है, एक H है, और बाकी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl, ये पार्ट यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो फाइनली व्हाट वी गेट, तो हमें मिलेगा क्लोरीन बैक साइड से अटैक हुआ, ज्योमेट्री पूरी की पूरी पलट गई, और ये हो गया भी आपका इन्वर्जन, ये हो गया आपका इन्वर्जन। प्लस क्या मिलेगा यहाँ से, तो प्लस मिलेगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस क्या मिलेगा आपको, मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पे Cl नेगेटिव। तो ये केस आपका बनता है यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट केस। ये क्लोरीन निकल जाएगा यहाँ से, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगी बेसिकली, और आपका पूरा कंपाउंड बनेगा। दिस इज बेसिकली इन्वर्जन। सो आज याद रखना कि जो आपने 12th में डार्जनेशन पढ़ी थी, अगर उसमें आपने पिरिडीन लगाया तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, एंड दिस इज बेसिकली योर डार्जन प्रोसीजर बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये था भैया आपका SNI मैकेनिज्म। तो आज के एपिसोड में हम यही बात करेंगे कि व्हाट इज SNI रिएक्शन, व्हाट इज वी कैन से SN2 मैकेनिज्म, एंड व्हाट इज बेसिकली SN1 मैकेनिज्म। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो आज मैंने बेसिक्स बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर वी डील विद the other types of reactions which are there. So that's all for today. Thank you for watching the video and have a good day.